अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालो वायरस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने HIV, हेपेटाइटिस बी और रूबेला को डिस्कस किया था। सिफिलिस जो है यूके में इसकी प्रेवलेंस 0.3% है। ये 2013 से 2014 में इसकी प्रेवलेंस जो है वो 0.3% है। और इसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस में जो इसको कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का वो ट्रिपोनिमा पैलिडम है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। और ये जो है ये कंजेनिटल सिफिलिस भी कॉज करेगा और एक्वायर्ड भी कॉज करता है। एक्वायर्ड में ये पर्सन टू पर्सन वाया दी सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है ये ट्रांसमिट होता है, जबकि एक्वायर्ड सिफिलिस में ये मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है एंटीनेटली या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सिफिलिस का साइट ऑफ इनोकुलेशन जो है या साइट ऑफ जो एंट्री है वो इसकी एब्रेडेड जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये लिप्स, टंग और एब्रेडेड एरियाज जो स्किन के होते हैं उसके थ्रू भी ये एंटर हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा सर्विक्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, जो कलमनर एपिथेलियम एक्सटेंड हुई हुई होती है एक्सटर्नल और से आउटवर्ड, तो वो ज़्यादा प्रोन होती है। उसमें ट्रिपोनिमा पैलिडम जो इन्वेट कर सकता है। हाइपरीमिया भी होता है उस टाइम पे, और फ्राइबल होती है सर्विक्स, तो उस पैराचीट की एंट्री होती है सर्विक्स में। इसके अलावा ये जब एंट्री इसकी हो जाती है तो लोकली रेप्लिकेट करता है और समटाइम्स ये लिम्फेटिक डिसेमिनेशन होती है और सेकेंडरी सिफिलिस कॉज करेगा। सिफिलिस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 90 डेज़ है। और इसके अलावा जो इसकी ट्रांसमिशन होती है और जितनी अर्ली जेस्टेशन में होगी उतना ज़्यादा ये डैमेज होगा फीटस को। और इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस होती है उसमें जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जल्दी फीटस के अंदर जो है ना इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे अगर मदर को प्राइमरी से मतलब इन्फेक्ट हुआ है, उसके बाद उसको वायरीमिया होता है, सॉरी बैक्टीरियमिया होता है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसमिट होता है, सेकेंडरी सिफिलिस कॉज करती है, तो उसमें उसका ट्रांसमिशन जो बेबी में वो 60 से 100% तक है। जबकि एक दफ़ा लेटेंट स्टेज में चली जाती है तो उसमें उसका जो ट्रांसमिशन होता है अर्ली लेटेंट इन्फेक्शन में 40% होता है, जबकि लेट लेटेंट में वो 8% होता है। अब अर्ली लेटेंट और लेट लेटेंट क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं सिफिलिस की। हमने टाइप्स डिस्कस कर ली, या तो वो एक्वायर्ड होगा या कंजेनिटल होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी सिफिलिस है। जितनी सिफिलिस की अर्ली स्टेज होगी उतना ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर जेस्टेशन वाइज देखें तो मदर की जितनी लेट जेस्टेशन होगी उतना ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैक्सिमम इसका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगा। अगर मदर को कोई बर्थ कैनाल में पेरिनियल लीजन्स हैं या अल्सर्स वगैरह हैं तो उसमें ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पोस्ट नेटली इसकी रेयर होती है ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड। और इसमें स्टेजेस क्या होती हैं, प्राइमरी सिफिलिस जो है उसमें अगर एक ट्रिपोनिमा पैलिडम ने इन्वेट कर लिया जेनिटेलिया में या सर्विक्स में इन्वेट करता है, तो उसमें जो है उसका वेल सर्कमस्क्राइब्ड अल्सर बनाता है जिसको शैंकर बोलते हैं। ये प्राइमरी सिफिलिस है, ठीक है। इस टाइम भी पेशेंट इन्फेक्शियस होता है, लेकिन इसके बाद और ये जो अल्सर होता है ये लेबिया माइनोरा पे होता है या वजाइना के अंदर होगा, ठीक है, सर्विक्स में होगा या पेरिनियम में कहीं भी ये अल्सर हो सकता है जिसको शैंकर बोलते हैं। और तकरीबन इसके 2 से 8 हफ्ते के बाद जो है वो सेकेंडरी डिजीज़ डेवलप होती है जिसमें सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे। उसमें जो है सेकेंडरी सिफिलिस में 90% केसेस में डर्मेटोलॉजिकल जो है इसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। उसमें रेडिश ब्राउनिश स्पॉट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और वो पाम्स पे, सोल्स पे, ट्रंक पे जो है ना इसका एक रैश होता है वो डेवलप होगा, मैक्युलोपैपुलर रैश। ये इस तरह की लीजन्स डेवलप होती हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जब, तो फिर एलोपेशिया होगा और ये पैची एलोपेशिया होता है। और मिकोजल लीजन्स भी होती हैं इसमें। 35% ऑफ दी वेमेन में देखा गया है कि उनमें मिकोजल लीजन्स होती हैं। तो जो इसके अलावा 70% जो है उसमें जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होती है। फीवर, फटीग, वेट लॉस, हेडेक, सोर थ्रोट, माइल्जियास, एनोरेक्सिया, फेरेंजाइटिस, स्प्लिनोमेगेली, आर्थ्रल्जिया, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होंगे इसमें सेकेंडरी सिफिलिस में। ट्रीटमेंट के बगैर भी ये रिजॉल्व कर जाते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट दे दें उससे भी रिजॉल्व कर जाएंगे, लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट ना ये प्रोग्रेस करेंगे लेटेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में। लेटेंट जो सिफिलिस होती है उसमें 2 तरह की होती है, अर्ली लेटेंट होती है और लेट लेटेंट होती है, ठीक है। अगर 12 मंथ्स तक कोई सिम्टम पेशेंट में नहीं अपेयर हुआ, ठीक है, सिम्टम लेस हो जाते हैं, लेटेंट फेज चल रहा होता है। अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर उसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको अर्ली लेटेंट सिफिलिस बोलेंगे। अगर 12 मंथ्स गुजर जाते हैं उसके बाद सिम्टम्स अपेयर होते हैं तो उसको लेट लेटेंट सिफिलिस बोलते हैं।
और लेटेंट सिफिलिस में अगर 14-15 साल गुजर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें 50 to 80% केसेस में कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं। 9% केसेस में जो है उसमें गुम्मा फॉर्मेशन होता है, लाइक उसमें नोड्यूल्स होते हैं सेंट्रल नेक्रोसिस के साथ, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं। और 15% केसेस में जो है न्यूरोसिफिलिस देखी गई है, ब्रेन के अंदर लीजन्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और ओवरऑल मोर्टेलिटी जो सिफिलिस से होती है वो 8 to 14% है, ठीक है। तो सिफिलिस को कॉज कौन करेगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा, ठीक है, जिसको हम एक्वायर्ड सिफिलिस कहेंगे। और अगर ये कंजेनिटली एंटीनेटली एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में ट्रांसमिट होता है तो उसको कंजेनिटल सिफिलिस कहेंगे, ठीक है। उसकी वजह से जो बेबी इफेक्ट होगा वो उसमें जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो कंजेनिटल सिफिलिस होगी। और ये 2 तरह की सिफिलिस होंगी, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। और इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 से लेके 3 वीक्स तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वायरल लोड, बैक्टीरियल लोड कितना है या होस्ट फैक्टर्स किस तरह की है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 90 डेज़ तक होता है। और इसकी ट्रांसमिशन जो होती है एंटीनेटली थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है बेबी में, और एट द टाइम ऑफ बर्थ भी होगी अगर पेरिनियल लीजन्स या बर्थ कैनाल में कोई अल्सरेशन वगैरह हैं। और पोस्ट नटी इसकी ट्रांसमिशन रेयर होती है। बाकी इसकी जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी अर्ली स्टेज होगी उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा बैक्टीरिया का बेबी में। और प्राइमरी सिफिलिस जो होती है उसमें सिर्फ एक पेनलेस अल्सर होगा इंडोलेंट, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा। और ये अल्सर जो है इसके बाद ये प्रोग्रेस करेगी और इसके जो है ना लिम्फेटिक स्प्रेड होता है उसके थ्रू जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी तो उसको सेकेंडरी सिफिलिस बोलेंगे, ठीक है, जिसमें डर्मेटोलॉजिकल होती है, मैक्युलोपेपुलर रैश होगा, पैची एलोपेशिया होगा, म्यूकोजल लीजन्स होगी। और इसके अलावा सिस्टमिक सिम्टम्स के अंदर वेट लॉस, फटीग, फीवर, एनोरेक्सिया, फेरेंजाइटिस, हेडेक, सोर थ्रोट, माइल्जिया, एर्थ्रेडिया, ये सब चीज़ें होंगी। और लेट जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद जो एक लेटेंट फेज़ आती है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, उसमें अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो अर्ली लेटेंट है, अगर उसके बाद होगा तो लेट लेटेंट है। और नेक्स्ट टाइम जाके लेट लेटेंट के आगे जो प्रोग्रेस करती है डिजीज़ ट्रीटमेंट के बगैर वो टर्शरी सिफिलिस होती है, जिसमें जो उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर या नोड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, या न्यूरोसिफिलिस डेवलप होगी, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी उसमें। तो ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर ली हमने। और इसमें ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आती है और उसमें कोई अल्सर है जो कि 2 वीक्स तक हील नहीं कर रहा, ठीक है, बॉडी पे कहीं भी इरप्शन है, 2 हफ्ते हो गए, ट्रीटमेंट भी दिया है, वो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो आप उसको सिफिलिस के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। सिफिलिस का बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसमें इंट्रायूटेराइन डिमाइस हो सकती है, प्रीटर्म लेबर में जा सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, ठीक है। और अगर बेबी जो है वो पैदाइश के बाद उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होंगे, ये जो साइंस देखने को मिलते हैं उसमें रैश होगा बेबी में, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, लिम्फेडिनोपैथी होगी, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स डेवलप होती हैं बेबी में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हेमोलिटिक एनीमिया होगा, ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस और सूडो पैरालिसिस होती है। सूडो पैरालिसिस ही होती है बेसिकली कि ये पेनफुल लिम्स होती हैं, तो लॉन्ग बोन्स की मूवमेंट नहीं होगी इसमें, ठीक है, पेन इंटेंस होता है तो डिक्रीज मूवमेंट होगी, तो इसलिए इसको सूडो पैरालिसिस बोलेंगे इसमें। और इसके अलावा पेरियोस्टियम की इन्फ्लेमेशन होगी जो बोन्स को कवर कर रही होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, राइनाइटिस डेवलप होगा, CNS में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें जो बेबी के अंदर डेवलप होती हैं ये 2 to 8 वीक्स ऑफ लाइफ में होंगी। अगर इसके बाद होती हैं आफ्टर 2 years ऑफ लाइफ अगर डेवलप होती है तो लेट कंजेनिटल सिफिलिस होती है। उसमें फिर हचिंसन्स टीथ होते हैं, यानी कि वाइडली स्पेस छोटे छोटे दांत होंगे उसके, ठीक है, मलबरी मोलर्स एक टर्मिनोलॉजी है, वो डेवलप होते हैं, यानी रूडिमेंट्री सा एनेमल होता है टीथ के ऊपर। इंटेस्टिशियल कैराटाइटिस होगा, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, हील्ड कोरियोरेटिनाइटिस डेवलप होता है, रेटिना की इन्फ्लेमेशन होगी। और इसके अलावा जो यूवियल ट्रैक्ट होता है सारा कॉर्ड हो गया, या इसमें जो सिलरी बॉडी होती है, आयरस होता है जो मिला के यूवियल ट्रैक्ट बना रहा होता है, उसकी सबकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ग्लोकोमा डेवलप होता है, कॉर्नियल स्कारिंग होगी, 8th नर्व डैमेज होगा, सैडल नोज़ होगी, मतलब जैसे ट्रॉमा के बाद नोज़ डिप्रेस सी होती है, ठीक है, वो इन बच्चों के अंदर होगी। प्रोट्रूबरेंट मैंडिबल होगा, रैगेट्स एक साइंस है इनके अंदर। रैगेट्स क्या होता है, उसमें एंगल्स ऑफ माउथ या लिप्स के ऊपर उनकी स्कारिंग होगी, स्कार्स डेवलप हुए होंगे। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, जुवेनाइल जनरल पेरिसिस एक इनके अंदर प्रॉब्लम होगा। ये क्या होता है कि इसमें क्रोनिक मेनिंगोइनकेफेलाइटिस डेवलप होता है और उसकी वजह से सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है इन पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा सैबर शिन्स होती हैं इनकी, मतलब इनकी बोइंग जो है ना टिबिया होगा, और क्रेनियल पाल्सिस होती हैं, ठीक है। तो कंजेनिटल सिफिलिस को प्रिवेंट किया जा सकता है न्यूटीरो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मदर को आप ट्रीटमेंट दोगे तो बेबी उससे इफेक्ट ना हो, ठीक है, उस केस में बेबी इफेक्ट हो भी सकता है।
डायग्नोसिस कैसे करते हैं मदर की, ठीक है, उसमें नॉन ट्रिपोनिमल सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और एक ट्रिपोनिमल होती है। जो नॉन ट्रिपोनिमल है उसमें आरपीआर और वीडीआरएल याद रखें नॉन ट्रिपोनिमल में। और जो आरपीआर है वो रैपिड प्लाज्मा रीएजेंट टेस्ट होता है और वीडीआरएल होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी एसे, ठीक है। ये दो होते हैं नॉन ट्रिपोनिमल। और जो ट्रिपोनिमल है उसमें ट्रिपोनिमो पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन एसे है यानी टीपीएचए, फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट है यानी एफटीए एबीएस। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम इम्यूनो एसे है और एक ट्रिपोनिमल कीमोलूसेंट एसे है CLIA, ठीक है। ये चीज़ें इनमें जो एंजाइम इम्यूनोसेंट है और जो कीमोलूसेंट एंजाइम जो कीमोलूसेंट एसे है CLIA, ये दोनों टेस्ट ऑफ चॉइस हैं फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसके बाद आप कोई दूसरा ट्रिपोनिमल टेस्ट करते हो जिसमें आप करा सकते हो फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हो FTA ABS, ठीक है, कोई भी दूसरा फॉर कंफर्मेशन अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो। और अगर मदर का पॉजिटिव आ जाता है तो आपने फ़ौरन से अल्ट्रासाउंड कर उस पर फाइंडिंग्स देखते हो बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समटाइम बेबी नॉर्मल भी होता है, ठीक है। या फिर अगर उसमें फाइंडिंग्स हुई तो क्या हो सकती है, हाइड्रोफेटालिस की होगी, स्वॉलन बेबी होगी, सारा होगा, और हेपेटोमेगैली होगा, प्लेसेंटल थिकनिंग और हाइड्रोमनियस डेवलप होगा बेबी के अंदर। अच्छा, इसमें ये अर्ली स्टेज के ऊपर तो आपने टर्मिनेशन एडवाइस करनी है। अगर मदर रिफ्यूज़ करती है या उसकी जेस्टेशन प्रोलॉन्ग हो गई है, ठीक है, एडवांस जेस्टेशन पे आई है, तो उस पर आप एमनियोसेंटिसिस कर सकते हो, फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर सकते हो, उस पर आप देख सकते हो। या फिर फीटल जो डीएन है वो आप आइसोलेट कर सकते हो इस बैक्टीरिया का वाया द PCR, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो बेबी के अंदर टेस्ट चेक करने के लिए कि बेबी में सिफिलिस है या नहीं। और इसका जो मैनेजमेंट होता है, अगर मदर में आ गया तो उसको अपने जेनेटो यूनिटी मेडिसिन में रेफ़र करना है। और अगर लेट जेस्टेशन पे आपको पता चला 26 वीक्स के बाद तो फिर आपने फीटल मेडिसिन में उसको रेफ़र करना है फॉर असेसमेंट, काउंसलिंग एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट, ठीक है। और मदर के अंदर आप ट्रीटमेंट क्या देते हो, उसमें बेंजाथिन पेंसिलिन है 2.4 मिलियन यूनिट्स, ठीक है, ये होता है। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी में फार्माकोकाइनेटिक्स फ़र्क हो जाती हैं तो आपको हायर डोजेस भी चाहिए होती हैं, ठीक है, तो वो आपने उसके लिए असेस कर लेना है। इस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के दौरान मदर में एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं जेरिश अल्जाइमर्स रिएक्शन। ये क्या होता है, ये एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में बाय द डेथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ की वजह से एंडोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मदर के अंदर जो है ना फेब्राइल इलनेस होती है और बेबी में हार्ट रेट उसकी जो है ना वो डी सेल्स आएंगे, बेबी में फीटल डिस्ट्रेस डेवलप होती है। ये 40% केसेस में देखा गया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो और प्री टर्म लेबर में जा सकती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है मदर में। ये 24 आवर्स ऑफ मैटरनल पेंसिलिन ट्रीटमेंट के अंदर अंदर ये सिम्टम्स सारे रिजॉल्व कर जाते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ हम मंथली टाइटर कराते हैं मदर के, क्योंकि इसका अगर जो है ना इसका टाइटर 16 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्टिव डिजीज़ को शो कर रहा होता है तो और इसको ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। RPR और VDRL टाइटर जो हम करा रहे होते हैं अगर ये 16 से ज़्यादा है तो उस पेशेंट को एक्टिव डिजीज़ होती है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और ट्रीटमेंट देते हुए हम मंथली उसका साथ में हम टाइटर भी कराते हैं फॉर मॉनिटरिंग। अनट्रीटेड केसेस जो सिफिलिस के होते हैं उसमें 30% जो है ना बेबीज़ वो इन यूटिरो उनकी डेथ हो जाती है, 30% पोस्ट नेटली होती है, ठीक है। और जो बच जाते हैं उनको टर्शियरी। नेक्स्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस है और इसमें ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। और जिसके दो तरह के होस्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो कैट है, ठीक है। और कैट के अंदर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें मेल गेमेटोसाइट फीमेल गेमेटोसाइट नहीं मैक्रो माइक्रो वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, फिर स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ से ये oocyst बनाते हैं, ठीक है। oocyst के अंदर ये स्पोरुलेट करते हैं। ये oocyst कैट की फीसेस में एक्सक्रीट होती हैं और फिर ये जो oocyst होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू इन कांटेक्ट विद ह्यूमंस आती हैं या कोई जानवर जो होते हैं, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो वो उनमें ये शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये कैट्स के थ्रू होता है और ये जो इसका डेफिनेटिव होस्ट है। कैट्स के अलावा ये बर्ड्स और मैमल्स में जब जाती हैं तो वहाँ इनकी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। वहाँ ये टैकीज़ोइड्स होते रैपिडली डिवाइडिंग फॉर्म्स होती हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी, वहाँ टिश्यूज़ और मसल्स के अंदर ये ब्रेडिज़ोइड्स की फॉर्म में रिजाइड कर जाती हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म जो इनकी स्लोली डिवाइडिंग फॉर्म्स होती हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की। और ये जो मसल्स और टिश्यूज़ जो है अंडर कुक्ड रॉ मीट जो है वो ह्यूमंस खाएं या कैट्स खाती हैं तो ये दोबारा उनके अंदर शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि तो कैट के अंदर दोबारा वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और ह्यूमंस के अंदर अगेन ये सेक्शुअल, और ह्यूमंस के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये ब्रेडिज़ोइड्स की फॉर्म में जाके रिजाइड कर जाती है। तो इस तरह से इनका साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो जो इनकी ट्रांसमिशन होती है वो 3 तरीके याद रखें उनका। एक तो अंडर कुक्ड रॉ मीट के थ्रू,
ठीक है। और क्योंकि मसल्स और सिस्ट के अंदर टिश्यूज़ के अंदर रिजाइड किया हुआ होता है। और दूसरा इनका जो है कैट फीसेस, ठीक है, उनके थ्रू इंटरेक्शन जब होगा तो भी। और तीसरी चीज़ जो इनकी ट्रांसमिशन का वे होता है वो मदर टू चाइल्ड होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी ट्रांसमिशन जो है वो कम होती है, 3 to 9% केसेस में होगी। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 60% केसेस अगर बेबी इफेक्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर 60% केसेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होती हैं। लेट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी ट्रांसमिशन जो है वो 60 to 80% होती है, लेकिन उसमें मैनिफेस्टेशंस बहुत कम देखी गई कि उनके अंदर डेवलप होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो बच्चे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्लिनिकल इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का वो 5 to 18 डेज़ है, ठीक है, यानी कि आफ्टर एक्सपोजर टिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। और इसकी जो इलनेस होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वो फ्लू लाइक इलनेस होगी, फीवर, फटीग, माइल्जियास, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। और लेटेस्ट स्टेजेस पे जाके इनमें ब्रेन में इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, एनकेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, निमोनाइटिस, ठीक है, इस तरह की इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं। बच्चे के अंदर जो है कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो सी होती है उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर आप दे सकते हो प्रीनेटली, और PCR कर सकते हो चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको टेट्राइड मिलेगा, 4 चीज़ें, एक तो कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, आइज़ की इन्फ्लेमेशन होगी, आइज़ के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अच्छा, हाइड्रोकेफलस, दिमाग के अंदर उनके पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस होंगी, ठीक है, और साथ में इनकी कन्वर्जन्स होंगे बच्चे के अंदर। और ये अल्ट्रा कंजेनिटल जो पैदाइश के बाद आपको कन्वर्जेंस मिलेंगी, लेकिन पैदाइश से पहले अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर फीचर्स देखो तो उसमें आपको कैल्सिफिकेशन तो एटलीस्ट मिल जाएंगी, माइक्रोकेफली, हाइड्रोकेफलस, इंटरट्रेंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है जो कैल्सिफिकेशन होंगी वो पेरेन्काइमा के अंदर और पेरीवेंट्रिकुलर पोजीशन में आपको मिलेगी। प्लेसेंटल थिकनिंग होगी, इकोजेनिक हाइपर इकोइक बॉवल होगा, और साथ में एसाइटीज़ इनके अंदर होती हैं। लिवर के अंदर कैल्सिफिकेशंस होंगी। तो बेबी के अल्ट्रासाउंड फीचर्स ये वाले सब होंगे, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, प्लाज्मोसिस की, इसकी IgM IgG होती है। IgM रिसेंट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करेगी, ठीक है, और IgG लेटर इन्फेक्शन को, क्रोनिक इन्फेक्शन को। लेकिन बाज़ वक़्त इसका जो IgM होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इसको रिसेंट इन्फेक्शन है या पास्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि उस केस में आपने साथ में IgG भी चेक करनी है, ठीक है। IgG की अगर IgG भी प्रेजेंट है, IgM भी प्रेजेंट है, तो IgG की एविडिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हाई एविडिटी है तो दैट्स मीन इसको क्रोनिक इन्फेक्शन है, अभी रिसेंट इन्फेक्शन नहीं हुआ, बेशक उसके अंदर IgM है। और एविडिटी क्या होती है कि IgG जब एंटीजन एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन के साथ बाइंडिंग उसकी होती है, तो ये बाइंडिंग वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ करती रहती है, जब इन्फेक्शन का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो उस ड्यूरेशन के साथ हम कहेंगे कि इसकी एविडिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो हाई एविडिटी जितनी होगी उतना क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। तो इन पेशेंट्स में एविडिटी चेक करनी होती है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें रीसेंट और पास्ट इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा होता है। बाकी इसमें जो IgG एंटीबॉडी होती है वो 2 to 4 वीक्स के बाद अपेयर होती है आफ्टर एन इन्फेक्शन, और ये परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ। मैनेजमेंट के लिए इसमें हम स्पायरामाइसिन यूज़ करते हैं एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए। कुछ कंट्रीज़ में मंथली इसकी स्क्रीनिंग भी हो रही होती है, जैसे इटली और फ्रांस में, ठीक है। तो उसमें एक दफ़ा मदर के अंदर आ जाता है, स्पायरामाइसिन शुरू करते हैं। अगर बेबी के अंदर भी है, आपको PCR से मिला है या आपको अल्ट्रासाउंड फीचर्स मिले हैं, तो हम स्पायरामाइसिन स्टॉप करा के उसको पायरामेथामीन और साथ में सल्फाडाइजिन वो स्टार्ट करा देते हैं, उस पर शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। और बाकी जो 90% केसेस में जो हम पेशेंट को जो है वो इन केसेस अगर सिम्टम्स वगैरह उसमें अल्ट्रासाउंड फीचर्स नज़र आ रहे हैं, PCR में पता चला है, तो हम टर्मिनेशन उसको एडवाइस करेंगे अर्ली जेस्टेशन पे, ठीक है। 90% केसेस में ये होता है कि कंजेनिटल इन्फेक्शन के अंदर कोई ऐसा क्लिनिकल साइंस मौजूद नहीं होते एट बर्थ, ठीक है। और लेकिन उनमें देखा गया है कि 85% केसेस में कोरियोरेटिनल डिजीज़, मेजर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, साइकोमोटर मेंटल इम्पेयरमेंट्स कुछ में प्रेजेंट होती है, जिसमें 85% ऑफ केसेस अगर उसमें सिम्टम्स हैं तो उसमें कोरियोरेटिनल डिजीज़ होती है। और इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है। प्रिवेंशन में आपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग का बताना है पेशेंट को, रॉ मीट नहीं खाना, बाहर से रेडीमेड खाना नहीं खाना, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छी तरह से वॉश करना है, और अगर वो गार्डनिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो उसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है और साथ में ग्लव्स यूज़ करने हैं। और कैट फीसिस के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, अगर करना भी है तो ग्लव्स यूज़ करके, मास्क यूज़ करके, तो फिर आपने कैट्स के पास जाना है।
तो ये इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है वो है साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है, जो कि 1000 में से 3 को होगा। यूके के अंदर इसकी जो प्रेवलेंस लिखी हुई है वो 3/1000 बर्थ्स है, और इसका जो पॉजिटिविटी है वो 40 to 50% में सीरो प्रेवलेंस इसकी है, जो वाइट पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन 80 to 100% देखा गया नॉन वाइट पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस होती है। इसके जो पैथोजेनेसिस है साइटोमेगेलोवायरस की, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हर्पीस वायरस होता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू, सिक्रीशंस के थ्रू, स्लाइवा, यूरिन, इसके थ्रू फैलेगा। इसके अलावा इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है मदर से चाइल्ड में। साइटोमेगेलोवायरस रिजाइड कर जाता है, इसकी लेटेंट फेज भी होती है कि इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है, उसके बाद ये लेटेंट स्टेज में चला जाएगा और फिर ये रीएक्टिवेट करेगा किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और अगर इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उसमें जो बच्चे के अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है साइटोमेगेलोवायरस की, वो 30 से 40% है। और अगर ये लेटेंट स्टेज में गया उसके बाद प्रेगनेंसी में, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है उसमें, अगर ये रीएक्टिवेट करता है तो उस टाइम जो बेबी के अंदर इसकी ट्रांसमिशन होती है वो 0.15 से 1% हो जाती है, बहुत कम हो जाएगी इसकी ट्रांसमिशन। प्राइमरी इन्फेक्शन में जिसमें 30 to 40% की ट्रांसमिशन होती है बेबीज़ में, तो बेबी के अंदर जो सिम्टम्स और साइंस डेवलप होते हैं वो 12 to 18% में देखा गया है कि बर्थ के ऊपर उनके अंदर होते हैं। जब उनकी बेबी की बर्थ होती है तो उस टाइम पे उनके अंदर सिम्टम साइंस प्रेजेंट होंगे, और 25% केसेस में लेटर ऑन सिक्वेंट डेवलप होता है, बर्थ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी ट्रांसमिशन होती है, चाहे वो प्राइमरी इन्फेक्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी ट्रांसमिशन है वो 30% है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी 40 to 72% ट्रांसमिशन होती है, यानी एडवांसिंग जेस्टेशन के साथ इसकी ट्रांसमिशन बढ़ती जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसकी साइटोमेगेलोवायरस की टॉक्सोप्लाज्मोसिस की तरह इसमें मोनोन्यूक्लियसिस लाइक इलनेस होती है जिसमें फीवर, फ्लू, मेलेज, हेडेक, माइल्जियाज और लिम्फेडिनोपैथी होती है, और लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं जिसमें निमोनिया, हेपेटाइटिस वगैरह डेवलप हो जाएगा। और इसके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये प्राइमरी में ज़्यादातर इस तरह की अपीयरेंस आपको मिलेगी। बेबी अगर अफेक्ट हो जाता है तो उसमें 10 to 15% केसेस में जो है ना जो सिम्टम्स मिलेंगे उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पेशली रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम एंड सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होगी विद और विदाउट ऑक्यूलर एंड ऑडिटरी डैमेज। इसके अलावा बेबी के अंदर हेपेटोस्प्लेनोमेगेली मिलेगी, माइक्रोकेफली, जॉन्डिस, पेटिकियाए, हाइड्रोकेफलस, हेमोलिटिक एनीमियाज, निमोनाइटिस, ये सब होगा। और जो सवेरली अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनमें 10 to 30% जो उनकी डेथ हो जाती है। बाकी कुछ में इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगी, हेपेटिक डिस्फंक्शन होगा, और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी ये बच्चे डेवलप कर लेते हैं। 90% जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें कोई साइन सिम्टम्स बर्थ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और अगर उनमें जो एसिम्टोमेटिक बच्चे हैं अगर उनमें होता भी है डेवलप, तो उनमें कह रहे हैं कि 10 to 15% केसेस में देखा गया इन्फेक्शन। उन 90% बच्चे में जो एसिम्टोमेटिक हैं उनमें सिर्फ 10 to 15% बच्चों के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, सेंसरी न्यूरल, हेयरिंग लॉस, माइक्रोकेफली, मोटर डिफेक्ट्स, मेंटल रिटार्डेशन, इनकोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है, डेंटल डिफेक्ट्स, ये उनके अंदर होता है। और ये जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ये आप फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में उनके अंदर अपेयर होंगी। टेस्ट जो हम इसके लिए कराते हैं वो IgG, IgM, अगेन IgM रीसेंट इन्फेक्शन को शो करेगा और IgG जो है वो पास्ट इन्फेक्शंस को करेगा। जो IgM है वो 4 to 8 months तक इनके अंदर रहती है। इसमें भी जो है वो जो कंजेनिटल, अगर हम इसकी देखें अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स क्या होंगी साइटोमेगेलोवायरस की बेबी के अंदर, तो इसकी जो अल्ट्रासाउंड पिक्चर होगी उसमें एब्डोमिनल और लिवर कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। ये कैल्सिफिकेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी हमने देखा है, उसमें मिलेंगी। इसमें हेपेटोस्प्लेनोमेगेली होगी, साथ में इकोजेनिक बाउल होगा और किडनीज एसाइटीज़ होंगी, सेरेब्रल वेंट्रिकुलोमेगेली होती है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन भी होंगी, माइक्रोकेफली, हाइड्रोफेटेलिस, प्लूरल इफ्यूजन होती है, और लीको एंड IUGR इसमें भी होगा, ठीक है। तो अगर अल्ट्रासाउंड फीचर्स आपको मिल जाते हैं, अगर नहीं भी मिलते तो आप इसका PCR करा सकते हो, बाय एमनियोसेंटेसिस आप चेक कर सकते हो। और अगर ये उसमें उन्होंने ड्यूरेशन बताया हुआ स्पेसिफिकली, अगर PCR या इसकी जो एमनियोसेंटेसिस है वो 20 weeks से बाद आप करा रहे हो, ठीक है, और इन्फेक्शन के 7 weeks के बाद करा रहे हो, तो उसमें सेंसिटिविटी इस टेस्ट की फीटस के अंदर डिटेक्ट करने की 100% होती है इस PCR की।
अगर ये ड्यूरेशन रखोगे। और लेकिन इससे ये तो पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर साइटोमेगालो वायरस है या नहीं। ये पता चलाने के लिए कि वो सिम्टोमेटिक होगा या नहीं, उसके लिए जो है आप वायरल लोड चेक करते हो, ठीक है। अगर डीएनए जो जीनोम है वो 10-5 जीनोम से ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई रिस्क है कि इसके अंदर सिम्टम्स डेवलप होंगे। मैनेजमेंट इसकी कोई प्रॉपर नहीं है, साइटोमेगालो वायरस की एंटीनेटल कोई मैनेजमेंट नहीं है। प्रिवेंशन करते हो हैंड वॉशिंग और मिनिमम एक्सपोजर करोगे सिक्रीशन से, ब्लड से, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट का आप उसको अवॉइड कराओगे। ये सब इसकी प्रिकॉशंस हैं। और अगर जो है बाकी जो साइटोमेगालो वायरस है 90 से 95% केसेस में ये सिम्टोमेटिक मिलेगा बर्थ के ऊपर, जो कंजेनिटल होता है। और अगर आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये सब फीचर्स मिल रहे हैं तो आप नेक्स्ट MRI